नमस्कार। आदर्श विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था 10th क्लास का लेसन संख्या 9 प्रकाश, जिसमें हमने अपवर्तन के बारे में कुछ अध्ययन कर चुके हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है अपवर्तन। देखिए, अपवर्तन को पहले अपन कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि पानी में रखी हुई पेंसिल आपको मुड़ी हुई दिखाई देती है, या आपको पानी में रखा हुआ सिक्का या उस टंकी का तल आपको वास्तविक स्थिति से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ऐसा क्यों? जैसे ये पानी से भरा हुआ एक बर्तन है और उसमें हमने पेंसिल को रख दिया, तो ये पेंसिल आपको कुछ अंदर पानी के अंदर वाले भाग से कुछ मुड़ी हुई दिखाई देती है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है अपवर्तन। तो हम समझते हैं कि अपवर्तन क्या होता है और अपवर्तन के बाद में क्या प्रक्रिया होती है। देखिए, अपवर्तन को समझने के लिए हम एक कागज की शीट पर एक मोटे आयताकार आकार का कांच का स्लैब, कांच का टुकड़ा लेके देखिए उसको रखकर उसको पेंसिल की सहायता से उसे ABCD जो रेखा चित्र के द्वारा बना दिए। अब उसके सामने की तरफ AB पृष्ठ पर हम दो ऑलपिन बिंदु P और Q पर लगाएंगे और इन ऑलपिनों को पृष्ठ C और D की सहायता से इन ऑलपिनों को देखेंगे और इनकी शीट में दो ऑलपिन हम लगाएंगे R और S। इन ऑलपिनों को लगाने के बाद हम कांच के स्लैब को यहाँ से हटा लेंगे। फिर इस P और Q को लाइन पर हम लोग ये भी पृष्ठ है, इस पृष्ठ पर एक लंब N और पृष्ठ CD पृष्ठ पर लंब M और M डालेंगे। इस बिंदु P और Q को लाइन की सहायता से बिंदु O डैश पर मिलाएंगे और इस बिंदु R और S को हम ऊपर की तरफ मिलाएंगे। तो हम देखते हैं कि जो आने वाली किरण है इसको हम आपतित किरण अर्थात PQ, जो PQ किरण है वो आपकी किरण है और ये सीधी जाने की बजाय अभिलंबी और कुछ मुड़ जाती है। ये किरण इस प्रकार डैश डैश के रूप में सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन ये सीधी न जाकर यहाँ पर अभिलंबी और मुड़ गई। ये मुड़ी हुई किरण O डैश के रूप में अपवर्तित किरण कहलाएगी। फिर ये O डैश किरण बाहर की तरफ निकल रही है RS के रूप में, तो जो RS किरण है वो कैसी है? निर्गत किरण है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि आने वाली आपतित किरण प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, लेकिन यहाँ पर जो माध्यम है वो है वायु और यहाँ पर ये जो कांच है वो है सघन माध्यम। कांच एक प्रकार का सघन माध्यम है और वायु एक प्रकार का विरल माध्यम है। ये माध्यम प्रकाश की सघनता पर निर्भर करता है। प्रकाशिक सघनता अर्थात जो माध्यम है उसमें वायु के कण या उस पदार्थ के कण कितने घनत्व के रूप में उपस्थित है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वायु में कण दूर दूर होते हैं, इसलिए इसको हमने विरल माध्यम कहा। और कांच में कण पास पास में होते हैं, इसका प्रकाशिक घनत्व अधिक होता है, इसलिए हम इसको सघन माध्यम कह रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि जो आने वाली किरण आपतित किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है, तो ये अभिलंबी और झुक गई। पुनः कांच से किरणें बाहर निकल रही है वायु के अंदर और कांच की तुलना में वायु विरल माध्यम है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो अपवर्तित किरण है निर्गत किरण के रूप में जब बाहर निकल रही है तो अभिलंब से दूर हट गई। तो इस डायग्राम से हम ये कह सकते हैं कि अपवर्तन की घटना जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तो अपने पथ से विचलित हो जाता है, अपने
पथ से विचलित हो जाता है, इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। अर्थात जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने पथ से विचलित हो जाता है, इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन का कारण प्रकाश के वेग में परिवर्तन, प्रकाश के वेग में परिवर्तन होता है। अर्थात प्रकाश का वेग जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसका वेग बदल जाता है और वेग बदलने के कारण अपवर्तन की घटना होती है। निर्वात के अंदर प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अर्थात जब जो सूर्य से प्रकाश निकल रहा है वह ऊपरी वायुमंडल से निर्वात से होता हुआ वायुमंडल में प्रवेश करता है, उस समय प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। लेकिन जैसे जैसे नीचे की तरफ प्रवेश करता है तो उसके वेग में परिवर्तन होता जाता है और वेग में परिवर्तन के कारण प्रकाश की किरण अपने पथ से, अर्थात अपना जो रास्ता है उस रास्ते से जैसे ये किरण सीधी जानी चाहिए थी लेकिन सीधी न जाकर अभिलंब की ओर मुड़ गई और अभिलंब की ओर मुड़ने के कारण ही अपने पथ से विचलित हो गए और अपने पथ से विचलित होने के कारण ही अपवर्तन की घटना होती है। अब जब अपवर्तन की घटना में एक पॉइंट मुख्य रहता है, किससे परिवर्तन किसमें होता है? वेग में होता है। अपवर्तन की घटना में परिवर्तन सिर्फ वेग में होता है। प्रकाश की आवृत्ति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। आवृत्ति कहते किसे? एक सेकंड में किसी वस्तु के द्वारा या प्रकाश के द्वारा किए गए कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। अर्थात अपवर्तन की घटना में आवृत्ति किसी प्रकार से बदलती नहीं है, केवल वेग में परिवर्तन होता है और वेग में परिवर्तन के कारण ही अपवर्तन होता है। देखिए, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम वायु से सघन माध्यम कांच में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये विरल माध्यम से सघन माध्यम कांच में प्रवेश की तो अभिलंब की ओर झुक गई। और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम अर्थात ये कांच है, यहाँ से जो किरण आ रही है सघन माध्यम से विरल माध्यम वायु में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। अर्थात ये जो किरण आ रही है, आने वाली अपवर्तन किरण निर्गत किरण के रूप में जब बाहर निकल रही है तो कांच यहाँ पर सघन माध्यम है और वायु यहाँ पर विरल माध्यम है, तो ये अभिलंब से दूर हट जाती है। यहाँ पर जो सघन माध्यम और विरल माध्यम है वो सापेक्ष माध्यम के आधार पर निर्धारित किया जाता है। जैसे इसको हम एक उदाहरण द्वारा समझते हैं कि ये पृथक करने वाली पृष्ठ है और इस पृष्ठ के ऊपर तो वायु है और यहाँ पर पानी है। यहाँ पर ऊपर की तरफ वायु है और नीचे की तरफ पानी है। अर्थात प्रकाश की किरण वायु से पानी में प्रवेश कर रही है। इस समय वायु विरल माध्यम के रूप में है और पानी सघन माध्यम के रूप में है। अब इसी कंडीशन को हम एक प्रकाश की किरण को वही पृष्ठ AB के रूप में किसी प्रकाश की किरण को पानी से कांच में प्रवेश कराते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पानी अभी यहाँ पर हमने इसको सघन माध्यम कहा था, उस पानी को अब हम यहाँ पर विरल माध्यम कहेंगे। यहाँ पर अभी हमने इसको वायु के सापेक्ष पानी को सघन माध्यम कहा था, लेकिन कांच के सापेक्ष पानी को विरल माध्यम कहेंगे और कांच को हम क्या कहेंगे? सघन माध्यम कहेंगे, क्योंकि ये प्रकाशिक घनत्व पर निर्भर करता है। अपवर्तन के नियम, जिस प्रकार हमने परावर्तन के नियम पढ़े थे उसी प्रकार अपवर्तन के नियम है। पहले नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर, ये जो तल है एक ही तल पर ये तीनों किरणें स्थित होती हैं। दूसरा नियम आपतन कोण की ज्या, अर्थात आपतन कोण की ज्या कहा जाता है
साइन को। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम पढ़ते हैं साइन cos tan थीटा, उसके अंदर हिंदी में ज्या, साइन शब्द को ज्या बोला जाता है। तो आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तित कोण की ज्या, अपवर्तित कोण की ज्या साइन r का अनुपात हमेशा एक स्थिरांक प्राप्त होता है और उस स्थिरांक मान को हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। और अपवर्तनांक को म्यू से प्रदर्शित किया जाता है। ये जो वर्ड लिखा है इसको बोला जाता है म्यू। तो अपवर्तनांक को म्यू कहा जाता है। अर्थात इन दोनों का जो अनुपात है वो अनुपात हमें एक निश्चित राशि के रूप में प्राप्त होता है। अर्थात म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर, और ये हमें जो मान है वो एक स्थिरांक एक निश्चित मान प्राप्त होता है। जैसे हम बात करें कि निर्वात का मान, निर्वात के लिए म्यू का मान हमें 1 प्राप्त होता है और जो अपवर्तनांक है ये अपवर्तनांक एक मात्रकहीन राशि है, अर्थात इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो निर्वात के लिए म्यू का मान 1 प्राप्त होता है और वायु के लिए इसका मान 1.0003 प्राप्त होता है। तो वायु के लिए 1.003 प्राप्त होता है, इसलिए हम ये मान अति अल्प होने के लिए वायु का मान भी हम क्या ले लेते हैं, कभी कभी 1 ले लेते हैं। और पानी के लिए निर्वात के सापेक्ष या वायु के सापेक्ष इसका पानी के लिए 1.33 प्राप्त होता है।